हेलो एवरीवन और स्टडी विद श्रेया की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों को आज का टॉपिक बताने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं 16 महाजनापदास के बारे में और हम बिना किसी देरी के सीधे अपनी पहली स्लाइड पर आते हैं। तो स्क्रीन पर स्लाइड 1 का हेडलाइन देखिए, लोहे की कुल्हाड़ी जिसने कबीलों को साम्राज्य बना दिया। वेट, लोहे की कुल्हाड़ी मतलब सिर्फ जंगल साफ करने से या पेड़ काटने से कोई इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन सकता है? अरे बिल्कुल बन सकता है। देखो 600 BC के टाइम को हम द्वितीय नागरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। उससे पहले लोग तांबे के हथियार यूज करते थे, पर तांबे से गंगा घाटी के घने जंगल नहीं काट सकते थे। फिर आई लोहे की कुल्हाड़ी और उसने सब साफ कर दिया। अच्छा, तो मतलब जमीन खाली हो गई रहने के लिए? सिर्फ रहने के लिए नहीं, जब जंगल कटे तो उन्हें खेती के लिए एकदम उपजाऊ जमीन मिल गई और लोहे के हल से गहरी जुताई हुई जिससे उत्पादन बढ़ा। इसे हम इकोनॉमी में सरप्लस वेल्थ कहते हैं। खेती बढ़ी, पैसा आया और उस पैसे से बड़ी सेनाएं बनाई गईं। इस तरह छोटे जन या कबीला जनपद बने और फिर सीधे महाजनपद बन गए। ओह वाओ! तो बेसिकली इकोनॉमी ने मिलिट्री को पावर दी और सब बदल गया। एकदम सही पकड़े हों। और यहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट है। इसे एकदम सीक्रेट टिप की तरह ध्यान रखना। भारतीय राजनीतिक इतिहास का जो सुनिश्चित कालक्रम है ना, वो लगभग 650 BC यानी ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य से शुरू होता है। राइट सर। मैंने और उम्मीद है सब बच्चों ने ये पॉइंट नोट कर लिया है। 650 BC। परफेक्ट। अब आते हैं हमारी स्लाइड नंबर 2 पर। इसका टाइटल है 16 राज्यों की कहानी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि देखो, अब साम्राज्य तो बन गए, लेकिन आज हजारों साल बाद हमें इनके बारे में बता कौन रहा है? हाँ, उस वक्त कोई इंटरनेट या न्यूज़ तो थी नहीं, तो किताबें ही होंगी, राइट? बिल्कुल। हमें मुख्य रूप से बौद्ध और जैन ग्रंथों से पता चलता है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट है अंगुत्तरा निकाय। इसमें 16 महाजनपदास की सबसे प्रामाणिक लिस्ट मिलती है। इसके अलावा महावस्तु, जनावसभा सुत्ता और छुल्ला निदेशा में भी इनका जिक्र है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और तमिल ग्रंथ सिलाप्पतिकारम में भी इनकी डिटेल है। पर सर, मेरा एक डाउट है, क्या इन सभी किताबों में बिल्कुल एक जैसी बातें लिखी हैं? मतलब कॉपी पेस्ट? नहीं, यही तो हिस्ट्री का ट्विस्ट है। अलग अलग किताबों में थोड़ा अंतर मिलता है। जैसे बौद्ध ग्रंथ छुल्ला निदेशा में 16 की लिस्ट में गंधारा की जगह योना यानी ग्रीक क्षेत्र का नाम है, और जनावसभा सुत्ता में 16 के बजाय सिर्फ 12 जनापदास का जिक्र है। अच्छा, मतलब जिसने जहां से देखा वैसा लिख दिया। हाँ, और यहाँ एक और जरूरी एग्जाम पॉइंट है जो अक्सर पूछा जाता है। हमेशा याद रखना कि अंगुत्तरा निकाय पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि भागवती सूत्र जो एक जैन ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। गॉट इट सर। पाली और प्राकृत का डिफरेंस। तो अब इनकी लोकेशन के बारे में क्या? ये लोग मैप पर कहाँ थे? यही हमारी स्लाइड 3 का टॉपिक है। विंध्या पर्वत से लेकर गोदावरी तक का साम्राज्य। किताबों से लिस्ट तो मिल गई, पर मैप पर देखें तो कुछ नॉर्थ वेस्ट में थे, जैसे गांधारा और कंबोज। पूर्व में अंगा था और दक्षिण में अश्मका। पर सबसे ज्यादा भीड़ एक ही जगह थी, गंगा की उर्वर घाटी, जहां 10 महाजनपद थे। वेट, 16 में से 10 सिर्फ गंगा घाटी में? ऐसा क्यों? सब वहीं क्यों इकट्ठे हो गए? बहुत स्मार्ट सवाल है। इसका रीजन है वहां की उपजाऊ जमीन और नदियों का नेटवर्क। खेती अच्छी होती थी और नदियां उस वक्त के हाईवे की तरह काम करती थी सस्ते ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए वहां ज्यादा राज्य बसे। और यहाँ का एग्जाम्पल नोट करो, अधिकांश महाजनपद विंध्य पर्वत के उत्तर में थे और अश्मका दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। ओके, अश्मका दक्षिण का इकलौता राज्य था। पर सर, जगह तो फिक्स हो गई, लेकिन इन 16 राज्यों को चलाता कौन था? राजा या कोई और? वेरी गुड क्वेश्चन। अब स्लाइड 4 देखो। इसका टाइटल है सप्ता का खेल, एक राजा या कई कुलों का समूह। उस वक्त 2 तरह के सिस्टम थे। पहला राजतंत्र यानी मोनार्की, जो 14 राज्यों में था, खासकर गंगा के मैदानों में। यहाँ राजा का राज होता था। और दूसरा था गणतंत्र यानी रिपब्लिक, जो 2 राज्यों में था, वज्जी और मल्ला। ये थोड़े तराई और बॉर्डर एरियाज में थे। गणतंत्र? वेट, मतलब क्या तब भी आज की तरह इलेक्शन होते थे और पब्लिक वोट करती थी? यही तो सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट है यहाँ का। ध्यान से सुनो। प्राचीन भारत के ये गणतंत्र वास्तव में आधुनिक लोकतंत्र यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं थे।
ये एक अल्पतंत्र यानी ओलिगार्की थे। ओलिगार्की मतलब कुछ गिने चुने पावर वाले लोग? बिल्कुल। इनमें आम जनता का रूल नहीं था, बल्कि कुलीन वर्ग यानी एलिट्स का शासन था। कुछ ताकतवर परिवार मिलकर आपस में डिसीजन लेते थे। ओह अच्छा, आम आदमी का कोई रोल नहीं था। तो चलिए सर, अब इन स्पेसिफिक राज्यों के बारे में जानते हैं। जरूर। तो आते हैं स्लाइड 5 पर। काशी महाजनपद, सिल्क और ट्रेड का हब। काशी की राजधानी थी वाराणसी, जो वरुणा और आसी नदियों के नाम पर बसी थी। ये अपने सूती और रेशमी वस्त्र यानी सिल्क और घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत मशहूर था। तो मतलब पैसा बहुत था इनके पास? बहुत पैसा था। सोनानंदा जातक के अनुसार शुरू में तो काशी मगधा से भी पहले सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। पर एग्जाम पॉइंट यह है कि बाद में अजातशत्रु ने काशी को जीतकर मगधा में मिला लिया था। और हाँ, काशी को अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता था। अभिमुक्त क्षेत्र, नाइस। पर सर, काशी का मगधा में मिलना इजीली हो गया था क्या? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है जो हमारी स्लाइड 6 है। कोसला महाजनपद, इक्ष्वाकु वंश का गौरव। काशी का मगधा में जाना एक शादी से शुरू हुआ था। कोसला की 2 राजधानियां थी, उत्तरी की श्रावस्ती जो अर्धचंद्राकार थी और दक्षिणी की कुशावती। तो शादी कहाँ से आई इसमें? कोसला के राजा प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी मगधा के राजा बिंबिसारा से कर दी। और ध्यान से सुनना, उसने पूरा का पूरा काशी राज्य दहेज में दे दिया। वेट, सच में? दहेज में पूरा का पूरा राज्य दे दिया? ये तो एकदम गजब की डिप्लोमेसी थी। सही बात है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। और एक एग्जाम पॉइंट सब लोग लिख लो। महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ जो बहुत प्रसिद्ध जेतवना विहारा है ना, वो कोसला की राजधानी श्रावस्ती में ही स्थित था। गॉट इट सर, जेतवना विहारा श्रावस्ती में था। अब आगे क्या हुआ जब मगधा को काशी मिल गया? तो अब आती है स्लाइड 7, अंगा महाजनपद, दक्षिण पूर्व एशिया का गोल्डन गेटवे। कोसला से रिश्ते ठीक करके मगधा ने पूर्व की तरफ रुख किया, यानी अंगा की ओर। अंगा की राजधानी थी चंपा, जिसे मालिनी भी कहते थे, और इसे वास्तुकार महागोविंद ने बसाया था। इसका नाम गोल्डन गेटवे क्यों रखा है हमने? क्योंकि यहाँ के व्यापारी स्वर्णा भूमि यानी आज के साउथ ईस्ट एशिया तक समुद्री रास्ते से व्यापार करने जाते थे। ये ट्रेड का सबसे बड़ा गेटवे था, इसलिए मगधा ने सबसे पहले यही हमला किया। एग्जाम पॉइंट यह है कि मगध के राजा बिंबिसारा ने अंगा के शासक ब्रह्मदत्ता को हराकर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध धीरे धीरे सब पर कब्जा कर रहा था, लेकिन उन्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं था क्या? था ना, और वही हमारी स्लाइड 8 है, वजी संघ, 8 कुलों का अजय संघ। मगध के पड़ोस में वजी था, जिसे हराना बिल्कुल आसान नहीं था। यह एक पशुपालक समुदाय था और 8 अलग अलग कुलों का संघ था। इनकी राजधानी वैशाली थी, जिसमें त्रिभेर दुर्ग यानी ट्रिपल फोर्ट्स थे। ट्रिपल फोर्ट्स मतलब डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। और आपने कहा 8 कुल, पर 8 अलग अलग कुल एक साथ कैसे शासन करते थे? उनमें झगड़ा नहीं होता था? झगड़ा नहीं, यही तो उनकी एकता की ताकत थी। वो सब डिसीजंस मिलकर लेते थे। इनकी यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि महात्मा बुद्धा ने लिच्छवियों को अजेय यानी इनविंसिबल कहा था। यहाँ तक कि नगरवधु अम्रपाली का जिक्र भी यहीं से आता है। वाओ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एकदम पुराना एग्जाम्पल। बिल्कुल। और एग्जाम पॉइंट यह है कि राजा चेतक की पुत्री चलाना, जो बिंबिसारा की पत्नी थी, और त्रिशला, जो महावीरा की माता थी, दोनों इस वजी संघ से ही आती थी। इन्होंने शादियों के जरिए भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए थे। ओ, तो मगधा से तो के वैवाहिक रिश्ते भी थे। तो वजी के आगे फिर मगधा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? वो थी स्लाइड 9 की कहानी, अवंती महाजनपद, मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। वज्जी को तो बाद में संभाला, पर असली दर्द अवंती था। इनकी 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। यहाँ के राजा चंद्र प्रद्योता बहुत उग्र थे, और सबसे बड़ी बात, इनके पास लोहे की खदानें थी। लोहे की खदानें मतलब इनके पास भी एडवांस्ड वेपन्स थे? बिल्कुल। वहां से बेहतरीन स्टील यानी इस्पात के हथियार बनते थे, और इसीलिए मगधा और अवंती का ये संघर्ष पूरे 100 साल चला। 100 साल की वॉर, बाबरे। तो सर, ये 100 साल का संघर्ष खत्म कैसे हुआ? किसी ने जीता क्या? खत्म होने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अवंती के राजा प्रद्योता को एक बार
पांडु रोग यानी जॉन्डिस हो गया। तब मगधा ने एक डिप्लोमेटिक गेम खेला। एग्जाम पॉइंट नोट करो। बिंबिसारा ने अपने राजवैद्य जीवका को राजा प्रद्योता के इलाज के लिए अवंती भेजा था और इस कूटनीति से उनके बीच कुछ टाइम के लिए शांति हो गई। अरे वाह, दवा से लड़ाई बंद करवा दी। ये सच में बहुत स्मार्ट मूव था। हाँ, अब स्लाइड 10 पर थोड़ा वॉर से ब्रेक लेते हैं। वत्स महाजनपद, व्यापारिक जंक्शन और अमर प्रेम कहानी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो यमुना तट पर थी। ये अपने बेहतरीन सूती वस्त्रों के लिए फेमस थी। पर यहाँ की सबसे मशहूर चीज थी पौरव वंशीय राजा उद्याना और वासवदत्ता की अमर प्रेम कहानी। वाह, तो हिस्ट्री में सिर्फ लड़ाइयाँ और पॉलिटिक्स ही नहीं, प्रॉपर रोमांस और लव स्टोरीज भी थी। बिल्कुल थी। भास का मशहूर नाटक स्वप्न वासवदत्ता इसी पर आधारित है और इसका एग्जाम पॉइंट ये है कि विष्णु पुराण के हिसाब से जब हस्तिनापुर में बाढ़ आई थी तो राजा निचक्षु ने अपनी नई राजधानी कौशाम्बी को ही बनाया था। अच्छा, तो मतलब पुराने शहर डूब रहे थे और नए शहर बस रहे थे। एकदम सही। और इसी से जुड़ी है हमारी स्लाइड 11, कुरु और पांचाला, पुराने सुपर पावर्स की घटी चमक। वैदिक टाइम के जो सबसे बड़े सुपर पावर थे उनका अब उतना जलवा नहीं था। कुरु, जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्था थी, उनका महत्व घट गया था। और पांचाला के साथ क्या हुआ? पांचाला को गंगा नदी 2 हिस्सों में बांटती थी, उत्तरी यानी अहिच्छत्र और दक्षिणी यानी काम्पिल्य। एग्जाम पॉइंट ये है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में पांचाला को राजा शब्दोपजीवी संघ कहा है, मतलब जो लोग सिर्फ नाम के राजा रह गए हों, जिनकी कोई ताकत न बची हो। ऊच, मतलब चाणक्य ने डायरेक्टली उनको रोस्ट कर दिया। सही में। अब स्लाइड 12 पर बढ़ते हैं। मत्स्य और शूरसेना, राजस्थान के योद्धा और मथुरा का यादुवंश। मत्स्य बेसिकली आज का अलवर और जयपुर का एरिया था, जिनकी राजधानी विराटनगर थी, और शूरसेना मथुरा में था, जहां यादव वंश का राज था। यूनानी लेखक इन्हें शूरेसेनोए और मथुरा को मेथोरा कहते थे। यूनानी लोग प्रोनाउंसिएशन हमेशा बदल ही देते थे। इसका कोई एग्जाम पॉइंट है क्या सर? हाँ, एग्जाम पॉइंट ये है कि शूरसेना का राजा अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का मुख्य शिष्य था और उसने ही मथा क्षेत्र में पहली बार बौद्ध धर्म फैलाया था। नोटेड सर। अब चलिए थोड़ा मैप में और घूमते हैं। तो चलो सीधे दक्षिण यानी साउथ चलते हैं। हमारी स्लाइड 13 पर अश्मका, विंध्य के पार दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद। जैसा मैंने पहले बताया, ये गोदावरी घाटी में था। इसकी राजधानी को पौतन, पोताली या पौदन्या कहते थे। यहाँ इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे और इनका हमेशा अवंती के साथ युद्ध चलता रहता था। तो इस युद्ध में जीता कौन, अवंती या अश्मका? अवंती ही जीता। एग्जाम पॉइंट याद रखना, अंततः अवंती ने ही अश्मका पर हमला करके इसे जीत लिया और अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। सैड। तो साउथ से अब दोबारा कहाँ चले? अब सीधे मैप के एकदम नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर। स्लाइड 14, गांधारा और कंबोजा, घोड़ों का बाजार और टैक्सिला का ज्ञान। गांधारा की राजधानी टैक्सिला थी, जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां के राजा पुक्कुसाती मगध के दोस्त थे, और कंबोजा, जिसकी राजधानी हाटाक्या राजपुर थी, वो अपने बेहतरीन नस्ल के घोड़ों के लिए बहुत विख्यात था। वेट, टैक्सिला मतलब उस समय की वो बिल्कुल बेस्ट यूनिवर्सिटी थी ना? बेस्ट और सबसे फेमस। और एग्जाम पॉइंट सुनो, महान गुरु चाणक्य इसी टैक्सिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे, जो गांधारा क्षेत्र में ही आता था। और हाँ, काम्बोजा के लोगों को वर्ताशास्त्रोपाजीवी भी कहा गया है, यानी जो व्यापार, खेती और हथियार चलाकर जीते हों। क्या बात है। तो अब 15 राज्य हो गए, आखिरी कौन सा बचा है? आखिरी है स्लाइड 15, मल्ल महाजनपद, वह पवित्र भूमि जहां बुद्ध और महावीरा को निर्वाणा मिला। ये राज्य पॉलिटिक्स से ज्यादा रिलीजन के लिए जाना जाता है। ये 9 कुलों का एक गणतंत्र था, जिसकी 2 शाखाएं थीं, कुशीनारा और पावा। ये नाम तो सुने सुने लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि महात्मा बुद्धा को महापरिनिर्वाणा कुशीनारा में ही मिला था और महावीरा स्वामी को निर्वाणा पावा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। एग्जाम पॉइंट ये है कि प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक कुशीनारा के मल्लों को ओकाका यानी इक्ष्वाकु वंश का ही माना जाता था। ओके सर, तो 16 राज्य तो समझ आ गए, पर मेरे दिमाग में कब से एक बड़ा सवाल चल रहा है। इन सब में आखिरकार ये जो पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था, वो सिर्फ मगध ने क्यों जीता? और इसी का जवाब है हमारी स्लाइड 16 में। मगध ही क्यों जीता?
कुदरत का मिला पूरा साथ। मगध के पास सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज था। उनकी पहली राजधानी राजगढ़ 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जिसे गिरिदुर्ग कहते थे, और बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट की, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों से घिरी थी। पर सबसे बड़ा फायदा कुछ और ही था। क्या फायदा था सर? छोटा नागपुर की लोहे की खदानें वो सीधे उनके कंट्रोल में थी। ओ बाप रे, यानी मगधा के पास नेचुरल डिफेंस भी था और अनलिमिटेड हथियार बनाने का बिल्कुल चीट कोड भी मिल गया था उन्हें। बिल्कुल चीट कोड जैसा। और यहाँ का एग्जाम पॉइंट ये है कि पाटलिपुत्र को चारों तरफ नदियों से घिरे होने के कारण प्राचीन काल में जल दुर्ग की संज्ञा दी गई थी। जल दुर्ग सही है, पर सिर्फ लोहे और ज्योग्राफी से जीत गई क्या वो? नहीं, और यही स्लाइड 17 समझाती है। युद्ध में हाथी और एक ओपन माइंडसेट वाली सोसाइटी। मगध की सोच उनके राइवल से थोड़ी आगे थी। उन्होंने पहली बार युद्ध में हाथियों यानी गजसेना का बड़े पैमाने पर यूज किया, जंगल में दुश्मनों को कुचलने के लिए। और उनका समाज वृत्य यानी उदारवादी था। उदारवादी समाज का आर्मी में क्या फायदा होता है? बहुत बड़ा फायदा। वहां ब्राह्मणवाद का प्रभाव कम था। तो एग्जाम पॉइंट नोट करो, मगधा ने सोशल मोबिलिटी और इनोवेशन को बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने मेरिट यानी योग्यता के आधार पर गैर क्षत्रियों को भी सेना में ऊंचे पद दिए। वाह, मतलब अगर आप में टैलेंट है तो आपको प्रमोशन मिलेगा। ये तो काफी मॉडर्न अप्रोच थी उनकी। तो फिर इन सब के पीछे कौन से राजा थे? वही देखते हैं स्लाइड 18 पर। हरियंका वंश, विवाह, धोखा और नई तकनीक। मगध साम्राज्य को हरियंका वंश ने खड़ा किया। पहले बिंबिसार आए, जिसने शादियों से ताकत बढ़ाई। फिर उसका बेटा अजातशत्रु, जिसने वसाकारा नाम के गुप्तचर से वज्जी संघ को तोड़ दिया। और वेपन्स, इन्होंने कुछ नए वेपन्स भी बनाए थे ना? हाँ, अजातशत्रु ने रथमुसाला और महाशिलाकांटा का जैसे नए और बाहुबली स्टाइल के भयानक हथियार बनाए। इसके बाद उदाहीन ने राजधानी पाटलिपुत्रा शिफ्ट की। लेकिन सर, मैंने सुना है कि इस वंश के राजाओं को एक बहुत ही स्पेशल और खतरनाक नाम से बुलाया जाता था। ऐसा क्यों? सही सुना है, और यही इसका एग्जाम पॉइंट भी है। बौद्ध ग्रंथों में इस वंश के सभी राजाओं को पितृहंता कहा गया है, क्योंकि सत्ता के लिए हर राजा ने अपने ही पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु ने बिंबिसारा को मारा, उदयन ने अजातशत्रु को। अरे बाप रे, ये तो लिटरल ब्लड बाथ था थ्रोन के लिए। वो वतन के लिए। इनके बाद कौन आया? स्लाइड 19 पर देखो। शिशुनागा और नंदा वंश, द्वितीय परशुराम और सिकंदर का खौफ। शिशुनागा वंश ने आकर अवंती की वो 100 साल पुरानी पावर खत्म की। फिर एंट्री हुई नंदा वंश की। महापद्मा नंदा को द्वितीय परशुराम और एक रात कहा गया। इनके पास कोई बड़ी आर्मी थी क्या? सिकंदर इनसे क्यों डरता था? धनानंदा की आर्मी इतनी भयानक थी कि उसमें लगभग 2 लाख सैनिक थे। जब सिकंदर के सैनिकों को इसका पता चला ना, तो उन्होंने डरकर व्यास नदी पार करने से ही मना कर दिया। एग्जाम पॉइंट यही है कि सिकंदर के आक्रमण के समय, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, मगध पर नंदा वंश के धनानंद का ही शासन था। वेट, सिकंदर की आर्मी जो आधी दुनिया जीत आई, वो इनसे डर गई? अमेजिंग। पर सर, जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल। जैसे हमने उन 2 गणतंत्रों की बात की थी। हाँ, वज्जी और मल्ला, बिल्कुल। उनके बारे में बताता हूँ स्लाइड 20 पर। क्या प्राचीन भारत में पार्लियामेंट और वोटिंग थी? आज लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ पश्चिमी देशों की देन है, पर यह एक बहुत बड़ा मिथ है। इन गणतंत्र राज्यों में प्रशासन का केंद्र संथागारा होता था, जो एकदम आधुनिक संसद भवन यानी पार्लियामेंट जैसा ही था। तो वहाँ डिसीजन कैसे होते थे? वोटिंग होती थी? हाँ, वहाँ कोई प्रस्ताव आता तो उसे जनापती कहते थे, जो 3 बार पढ़ा जाता था। मीटिंग होने के लिए कोरम यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तैयार रहना जरूरी था। वोटिंग के लिए वहाँ रंगीन लकड़ी की छड़ों का यूज होता था, जिन्हें शलाका कहते थे। ओह वाओ, वोटिंग स्टिक्स। और ऑफिसर को क्या कहते थे? जो चुनाव अधिकारी होता था उसे शलाका ग्राहका कहते थे। और वोटिंग के बाद जो बहुमत से निर्णय आता उसे बहुतर्का कहते थे। सिरा में सीरियसली हैरान हूँ कि हजारों साल पहले हमारे यहाँ इतनी एडवांस्ड और प्रॉपर वोटिंग प्रणाली थी। है ना कमाल। और इसका एग्जाम पॉइंट यही है कि वज्जी और मल्ला संघ का ये लोकतांत्रिक ढांचा आज की मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक प्राचीन रूप ही था। चलो अब लाइव क्लास को रैप अप करते हैं हमारी आखिरी स्लाइड 21 के साथ। महासंग्राम, राजधानियां और उनके वर्तमान स्थान। महासंग्राम टेबल, ये तो रिवीजन के लिए आप परफेक्ट है। बिल्कुल। इस टेबल में 10 महाजनपद हैं, उनकी राजधानियां
और आज के टाइम में वो कहाँ हैं, जैसे मगधा का पाटलिपुत्र जो आज पटना है, वत्सा का कौशाम्बी जो प्रयागराज है, और कोसाला का श्रावस्ती जो अयोध्या के पास है। बच्चों, सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि परीक्षा में मैच द फॉलोइंग वाला एक क्वेश्चन सीधा यहीं से आएगा। हाँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। मैंने भी ले लिया है, ये सच में बहुत काम आएगा। गुड। तो क्लास एंड करते हुए मैं सभी सुनने वालों के लिए एक दिमाग घुमाने वाला एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आज हमने समझा कि लोहे ने कैसे पूरा इतिहास बदल दिया, लेकिन जरा सोचिए, अगर मगधा के पास वो छोटा नागपुर की लोहे की खदानें नहीं होती और वो सारी खदानें दक्षिण के उस अकेले अस्मका महाजनपद के पास होती, तो क्या आज भारत का नक्शा और हमारा पूरा का पूरा इतिहास बिल्कुल उल्टा नहीं होता? इस पर सोचिए जरूर। सच में यार, अगर आयन और साउथ में होता तो सारे पावर इक्वेशन चेंज हो जाती। हिस्ट्री इज बस ज्योग्राफी का ही एक बड़ा गेम है। इस जबरदस्त पॉइंट के साथ हम अपना डीप डाइव और आज की लाइव क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। बाय एवरीवन।